अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम इंशाल्लाह हज उम्रा रेगुलेशन एक्ट से मुतल्लिक जो अहम तरीन सवालात हैं उनको हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमारी इसी चैनल पर मुख्तलिफ वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें हम हज पॉलिसी और हज से रिलेटेड जितने भी हमारे पास एमसीक्यूज जो अहम एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर मौजूद हैं, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। वो ये है कि हज एंड उम्रा रेगुलेशन एक्ट 2023 वाज पास्ड ऑन, कि हज एंड उम्रा रेगुलेशन एक्ट 2023 वो किस डेट को पास हुआ था। उसका ऑप्शन है 3 अप्रैल 2023, 3 अगस्त 2023, 3 अप्रैल 2024 या 3 अगस्त 2024। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है 3 अगस्त 2023। अब ये देख लें कि ये जो बिल था, ये बिल पास हुआ था 2 अगस्त 2023 को, और सेनेट में पास होने के बाद जो 3 अगस्त है, 3 अगस्त को ये बिल जो है सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, स्टैंडिंग कमेटी ने ये बिल पास किया था। और जो स्टैंडिंग कमेटी थी इसको जो हेड कर रहे थे वो थे मौलाना, उनका नाम था मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। अब्दुल गफूर हैदरी साहब थे जिन्होंने इस बिल को पास किया था। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ हज एंड उम्रा रेगुलेशन एक्ट 2023, कि जो हज और उम्रा रेगुलेशन एक्ट है इसका मकसद क्या है। फॉर द बेटरमेंट ऑफ हुज्जाज, टू सब्सिडाइज द हज पैकेज, टू टू रेगुलेटिंग एंड मैनेजिंग द हज एंड उम्रा, या नन। तो इसका जो मेन मकसद था वो यही था, टू रेगुलेट एंड मैनेज हज एंड उम्रा, के हज और उम्रा जो है इसको रेगुलेट और मैनेज किया जा सके। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु इज अफेक्टी। अफेक्टी जो है वो कौन है, मुतासर मुतासरा वो कौन है। वो है अ सर्विस प्रोवाइडर ऑफरिंग हज एंड उम्रा टूर्स, an intending or actual pilgrim who suffers hardship or loss, a government official managing pilgrimage activities, या फिर अ ट्रैवल एजेंसी ओनर। तो इसका जो मुतासरा जो है शख्स वो कौन होता है, वो वही होता है जो कि हज करना चाह रहा है या फिर हज कर रहा है और उसको किसी किस्म की परेशानी आती है, तो वही उसको अफेक्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अफेक्टी। तो ऑप्शन बी जो हमारे पास है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, व्हाट डज ब्लैक लिस्टिंग मीन्स। ब्लैक लिस्टिंग का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है परमानेंटली सस्पेंडिंग लाइसेंसेस ऑफ पिलग्रिम्स, टेम्पररीली बैनिंग हज ट्रैवल फ्रॉम certain regions, imposing a ban on a person or service provider for negligence or misconduct, या फिर नन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, कि ब्लैक लिस्टिंग का मतलब है इम्पोजिंग अ बैन ऑन अ पर्सन और सर्विस प्रोवाइडर फॉर नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट। आगे हम देखते हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस। ऑप्शन ए है पिलग्रिम्स देमसेल्फ, ऑप्शन बी है कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी या अपीलेंट कमेटी, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी एंड अपेलेंट कमेटी। मतलब अगर कोई हाजी है उसको किसी परेशानी का सामना है, तो परेशानी की वजह से वो एक अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवाएगा। अब वो जो शिकायत है वो आएगी सीधी कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी के पास। अगर वो शिकायत उसकी हल कर सकती है तो वो उसकी शिकायत हल करेगी, और जो वो शिकायत हल करेगी अगर फिर भी वो जो शिकायत करने वाला है वो चाहता है कि मेरी जो शिकायत है उसका सही अजाला नहीं हुआ, तो वो फिर अपनी शिकायत को लेकर चला जाएगा अपीलेंट कमेटी के पास। तो अपीलेंट कमेटी के पास अपील करेगा तो वो उसकी जो शिकायत है वो हल करेगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास बी ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द टर्म कंपनी मीन्स। जो हमारे पास एक टर्म है कंपनी, इसका क्या मतलब है। अ रजिस्टर्ड बिजनेस अनरिलेटेड टू हज एंड उम्रा सर्विसेज। उसके बाद अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 एंड रजिस्टर्ड फॉर हज एंड उम्रा सर्विसेज, एनी ग्रुप इन्वॉल्व इन रिलीजियस एक्टिविटीज, या नन।
कि हमारे पास कोई ऐसी कंपनी है, जो कंपनी है इस एक्ट में कंपनी ऐसी कंपनी कहलाती है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के तहत उस पे वो सारी की सारी लाइसेंस्ड हो और रजिस्टर्ड हो, किस काम के लिए, हज और उम्रा सर्विसेज के लिए। तो ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है, ये हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हु इज डिफाइंड एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट में ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसको कहा गया है? अ हज एंड उम्रा सर्विसेज प्रोवाइडर, अ ट्रैवल एजेंट अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, द सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन द बिजनेस रूल 1973, या नन। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस एक्ट के मुताबिक, वो एक सेक्रेटरी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? सेक्रेटरी है। अब वो सेक्रेटरी किस रूल्स के तहत है? वो बिजनेस रूल 1973 के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का नाम उसको दिया गया है। उसके बाद है व्हाट डज द टर्म कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी सीडीसी मींस, जो कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी है इसका मकसद क्या है, ये मतलब क्या है इसका? ऑप्शन है अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स मैनेजिंग देयर ओन कंप्लेंट्स, a committee set up by service providers to address issue, a committee constituted under this act for the disposal of complaints related to हज और उम्रा। तो ये देखें, जो कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी है इसका काम होता है जितनी भी हुज्जाज की शिकायत हैं उनका उनका अजाला करना। तो उनका अजाला करना, तो इसके लिए जो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो यही कहता है, अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट फॉर द डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट, के जो शिकायत हैं उनका अजाला किया जा सके रिलेटेड टू हज और उम्रा। तो ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है, ये ऑप्शन दुरुस्त होगा। उसके बाद है विच अथॉरिटी इंश्योर्स द कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट, कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो कि इसको इंश्योर करेगी कि जितनी भी इस एक्ट में प्रोविजंस वगैरह दी गई हैं उनकी मुकम्मल कंप्लायंस की जा सके। ऑप्शन है पिलग्रिम्स देमसेल्फ, पिलग्रिम खुद करेंगे। ऑप्शन बी द डिवीजन, कंप्लेंट कमेटी एंड सीडीसी, या फिर ऑप्शन सी है सर्विस प्रोवाइडर ओनली, या ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास है बी, ये जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास ऑप्शन ठीक है कि एक तो डिवीजन है वो करेगी इसकी कंप्लायंस, उसके बाद कंप्लेंट कमेटी करेगी, और हमारे पास जो सीडीसी है वो इस एक्ट की प्रोविजंस की कंप्लायंस की जिम्मेदार होगी। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डज फंड मींस, फंड का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है ओनली हज ऑपरेशन फंड्स, ऑप्शन बी है हज ऑपरेशन फंड्स, उम्रा फंड्स और एनी अदर फंड, ऑप्शन सी है पिलग्रिमेज फीस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास बी ऑप्शन है, इसमें हज ऑपरेशन के फंड्स आते हैं, उम्रा के फंड्स आते हैं, या फिर दूसरे जितने भी फंड्स हैं वो सारे के सारे इस फंड के अंडर आते हैं। उसके बाद है व्हाट डज द टर्म फी, फी से क्या मुराद है? ऑप्शन ए चार्जेस प्रिस्क्राइब्ड फॉर लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बाय सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑप्शन सी डोनेशंस मेड बाय पिलग्रिम्स। तो ये जो फीस है वो वही चार्जेस होंगे जो कि लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस या फिर उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस, जो ये पे करती हैं वो उसकी फीस होती है। ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर है। उसके बाद है व्हाट हु कैन प्रोवाइड ग्रांट्स, ग्रांट्स कौन प्रोवाइड करता है? तो आपको पता है जितनी भी ग्रांट्स होती हैं वो सारी के सारी गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं। किसकी तरफ से ग्रांट्स आती हैं? गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये ठीक होगा, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स, की जो ग्रांट्स हैं वो सारी की सारी इस एक्ट में जो बताई गई हैं वो फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स की तरफ से होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डज प्रिस्क्राइब्ड मींस एज पर द एक्ट, जो प्रिस्क्राइब्ड है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन इस एक्ट के जरिए बनाए जाएंगे वो सारे के सारे प्रिस्क्राइब्ड की डेफिनेशन के अंडर आते हैं। इस एक्ट के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। उसके बाद है हाउ मेनी मेंबर्स आर पार्ट ऑफ द पॉलिसी कमेटी फॉर हज प्लान, हज प्लान की जो पॉलिसी कमेटी थी वो कितने मेंबरान पर मुश्तमिल थी? तो ये आपने याद रखना है कि वो 9 मेंबरान पर मुश्तमिल थी, उसके 9 मेंबर्स थे। लेकिन जब वो कमेटी तश्कील दी गई, जब वो बनाई गई, उस वक्त जो उसके मेंबरान की तादाद थी वो कितनी थी? वो 11 थी।
लेकिन जब ये कमेटी में मेंबरान जब इसकी मीटिंग हुई, मीटिंग के दौरान मेंबरान जो है 2 जो है वो मेंबरान नहीं आ सके, लिहाजा कितने मेंबरान उसमें शामिल थे? 9 मेंबरान शामिल थे। तो यहाँ पे अगर ये सवाल आता है हाउ मेनी मेंबर्स आर पार्ट ऑफ द पॉलिसी कमेटी फॉर हज प्लान, तो वो हमारे पास 9 थे। लेकिन अगर वो सवाल ये पूछता है कि इस कमेटी के मेंबरान की तादाद जो तश्कील दी गई थे वो कितने थे, वो हमारे पास 11 थे। आगे है फॉर हाउ लॉन्ग इज द पॉलिसी कमेटी अप्रूव्ड, कि कितने अरसे के लिए ये पॉलिसी कमेटी अप्रूव की गई है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो 3 साल के लिए जो पॉलिसी कमेटी है वो अप्रूव की गई है। अगला क्वेश्चन है व्हाट मस्ट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रोवाइड बिफोर सस्पेंडिंग और रिसाइनिंग अ लाइसेंस, कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको क्या चीज प्रोवाइड की जाए बिफोर सस्पेंडिंग एंड रिसाइडिंग अ लाइसेंस। तो उसका जो ऑप्शन है वो ये है कि वो एक शो कॉज नोटिस जो है वो किसको देगा, उस कंपनी को प्रोवाइड करेगा, उसको देगा, कंपनी को शो कॉज नोटिस देगा जो भी उसकी मसला होगा, और उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके, और उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो उसकी सजा या जजा होगी वो उसको दी जाएगी। तो लिहाजा इसका जो ऑप्शन है वो सी, वो हमारे पास ऑप्शन सी ठीक है। आगे है व्हाट हैपेंस इफ अ हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर वायलेट द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस। अगर कोई एचजीओ लाइसेंस की कंडीशन को वायलेट करता है तो सीधी सी बात है कि वो एक तो सस्पेंशन फेस करेगा, रिसेशन उसमें होगी, मतलब जो उसकी जो फीस है वो काट ली जाएगी आफ्टर अ प्रॉपर हेयरिंग, उसकी सारी बात वो सुनकर, उसकी हेयरिंग होने के बाद उसकी प्रॉपर एक वो सस्पेंशन होगी या फिर उसकी फीस जो है वो काट ली जाएगी। जो अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ अ एचजीओ हु इज लायबल फॉर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज एंड डेट्स, कि अगर कोई एचजीओ है वो ट्रांसफर करता है किसी और ग्रुप में, तो उसकी जितनी भी लायबिलिटीज है और डेट्स हैं वो कौन पे करेगा? वो हमारे पास जो ट्रांसफरी है वही पे करेगा, कि जिसके साथ वो ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसफरी वो सारे के सारे कर्जा और जितने भी लायबिलिटीज हैं वो पे करेगा। उसके बाद है व्हाट पावर डज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैव रिगार्डिंग उमरा ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स, कि उमरा ग्रुप ऑर्गेनाइजर के हवाले से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास हर किस्म की पावर्स होंगी, कि वो ग्रांट भी कर सकता है उमरा लाइसेंस, उसको इशू भी कर सकता है, रिन्यू भी कर सकता है, रिस्ट भी कर सकता है, और ये सारी हर किस्म की जो पावर्स हैं वो सारी की सारी कंपिटेंट अथॉरिटी के पास मौजूद होती हैं। और कंपिटेंट अथॉरिटी हमारे पास सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी हमारे पास जो है वो कंपिटेंट अथॉरिटी है। जो बी ऑप्शन है हमारा ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हज ऑपरेटर फंड, जो हज ऑपरेटर फंड है उसका क्या मकसद है? उसका मकसद है एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड कंट्रोलिंग हज ऑपरेशंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि जितने भी हज ऑपरेशंस उनको एडमिनिस्ट्रेट करना और उनको कंट्रोल करना वो हज ऑपरेटर फंड का की जिम्मेदारी है। तो ये तो थे हमारे पास 20 सवालात। इसी तरह के और भी सवालात जो कि हमने उसकी वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर दें, और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इस इन वीडियो के जरिए अपनी तैयारी कर सकें। उसके साथ साथ अगर आप हमारी हज से रिलेटेड या फिर मुआवनीन के कोर्स से रिलेटेड कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। हमारे चैनल पर जाएं, हमारे चैनल में से वो वीडियो निकाल कर उसको सुने और उसको भी लाइक करें और उसको शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।